वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। और ये सवाल 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2027 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोशिश करना कि चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट के ये सवाल तो बिल्कुल भी मत छोड़ो। सही है। अच्छा, सबसे पहले हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस को। उसके बाद हम डिटेल आंसर को डिस्कस करेंगे। सही है। अच्छा, इस सवाल को ना सिर्फ थ्योरी के साथ बल्कि इसको डायग्राम्स की मदद से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर आपके जोलॉजी का है। सही है। सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर किसका है? जोलॉजी का है। और जोलॉजी में सेक्शन बी में रीजनिंग और नॉन रीजनिंग करके सवाल आता है। सो 2027 के बोर्ड एग्जाम में आपका जोलॉजी में रीजनिंग और नॉन रीजनिंग करके सवाल आएगा। तो इसमें हमने सही से शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, यानी ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, ताकि हम रीजनिंग को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लें और नॉन रीजनिंग को भी। सही है। तो इस चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट का जो पहला सवाल है वो रीजनिंग क्वेश्चन है, यानी WH है। सवाल में पूछा गया है व्हाई इज कैल्शियम एसेंशियल फॉर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, कि क्यों कैल्शियम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए। तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन क्या होती है और उसके लिए कैल्शियम क्यों जरूरी है, इसको हमने बताना है। सही है। तो अगर हम इसका आंसर लिखें तो इसके आंसर में सिर्फ हम रीजन बताएंगे कि क्यों कैल्शियम जरूरी है। सो कैल्शियम इज, आंसर लिख रही हूं मैं, कैल्शियम इज एसेंशियल। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये बता देंगे कि भाई कैल्शियम जो है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है किसके लिए? फॉर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। सही है। सो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है यही पूछा गया था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि जो हमारे पास कैल्शियम है ये रेगुलेट करता है, बिकॉज कैल्शियम रेगुलेट्स, ये रेगुलेट करता है किसको? रेगुलेट द इंटरेक्शन, इंटरेक्शन को रेगुलेट करता है। अब किस चीज की इंटरेक्शन होगी यहाँ पे, इसको समझना है हमने। सबसे पहले तो ये रेगुलेशन, तो जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन की रेगुलेशन करता है। ठीक है, स्पेलिंग होगी CTION। सही है। तो रेगुलेशन ऑफ इंटरेक्शन को ये क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। किसकी इंटरेक्शन होगी यहाँ पे? इंटरेक्शन होगी यहाँ पर एक्टिन की और मायोसिन फाइबर्स की। ठीक है, अभी हम इसको डायग्राम की मदद से समझेंगे ड्रॉ करके। एक्टिन और जो मायोसिन है, ठीक है, मायोसिन फिलामेंट्स, एक्टिन और मायोसिन, जो हमारे पास मायोसिन फिलामेंट है स्टूडेंट, इनकी इंटरेक्शन को रेगुलेट करता है। ठीक है, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। कब करेगा ये? ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस दौरान बेसिकली होता क्या है, उस दौरान हमारे पास एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और इसी की इंटरेक्शन को रेगुलेट करता है कैल्शियम। सो किसी भी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में जो हमारे पास कैल्शियम है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है। अब यहाँ पर कैसे रेगुलेट करेगा और कैसे जरूरत पड़ेगी, इसको डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस तरफ हमारे पास हो गया कैल्शियम आयंस। सही है, समझ लो ये हमारे पास है कैल्शियम आयंस। ठीक है, कुछ हमारे पास क्या है? कैल्शियम आयंस है। जब ये कैल्शियम आयंस अपनी पोजीशन पे जाते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे इस तरह। सही है, अपनी स्ट्रक्चर में। सही है, तो ये हमारे पास क्या है? एक्टिवेटेड है। लिख देती हूँ मैं, एक्टिव। सही है, ये क्या है? एक्टिवेटेड है। अब यहाँ पर जो कैल्शियम है वो चूंकि एक्टिवेटेड है ना, आगे क्या होगा हमारे पास? यहाँ पर ATP होंगे मौजूद। सही है, एक्टिवेटेड है, यहाँ पर ATP मौजूद होंगे। ये क्या है स्टूडेंट? ये हमारे पास है
एटीपी और साथ ही साथ एडीपी, एटीपी से एडीपी बनेगा। यानी कि पहले एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, अब ये एटीपी बनेगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एटीपी क्या हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी। सही है। तो यहाँ पर कैल्शियम आइंस थे, ये कैल्शियम आइंस इस तरीके से एक्टिवेटेड हो जाएंगे। कैल्शियम आइंस एटीपी जो है एटीपी से एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है मायोसिन फिलामेंट, दैट इज मायोसिन फिलामेंट। सही है। अब इसी मायोसिन फिलामेंट में आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इस तरीके से कुछ एक्टिन का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सही है, ये हमारे पास है एक्टिन का स्ट्रक्चर। तो मायोसिन फिलामेंट इसके साथ यहाँ पर अटैच होगा। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली मायोसिन का हेड है। सही है। और ये हमारे पास फोस्फोराइलेटेड होगा। फोस्फोराइलेटेड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एडीपी है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ पे फोस्फोराइलेटेड होगा। नाउ इसके बाद इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको एक्टिन देखने को मिलेंगे, एक्टिन फिलामेंट्स। सही है, ये हमारे पास है कंप्लीट एक्टिन फिलामेंट्स। ये क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है एक्टिन फिलामेंट। सही है। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्या कंप्लीट होगी, ये बेसिकली जो बन रहा है ना स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमारे पास किस चीज का है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। सही है। ये हमारे पास है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में इसी वजह कर कैल्शियम बहुत ज्यादा क्या होता है, असेंशियल होता है। ठीक है, किस तरीके से, देखिए सबसे पहले फिलामेंट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब कोई मसल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमारे मसल के स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंट फिलामेंट्स पाए जाते हैं। एक्टिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट्स है। अब ये दोनों फिलामेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सो इनकी इंटरेक्शन को रेगुलेट करने के लिए कैल्शियम की यहाँ पे बहुत ज्यादा नीड होती है। सो अगर हम देखें, सबसे पहले यहाँ कैल्शियम आइंस थे। सो ये कैल्शियम आइन, कैल्शियम एक्टिवेटेड होंगे एटीपी के साथ, देन एडीपी, यहाँ पर जो मायोसिन हेड है अगर हम देखें तो वो अटैच है किसके साथ, एक्टिन के साथ, एक्टिन फिलामेंट के साथ। और इस तरीके से कंप्लीट क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होगी। सो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एक्टिन फिलामेंट को और मायोसिन फिलामेंट को रेगुलेट करने में, इंटरेक्ट करने में, वो हमारे पास है कैल्शियम। सो इसी वजह कर कैल्शियम इज असेंशियल फॉर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्लियर है। तो सवाल में पूछा गया था कि क्यों कैल्शियम इतना ज्यादा जरूरी होता है, असेंशियल होता है किसी भी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए। सो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए असेंशियल होता है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम रेगुलेट करता है इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। सही है स्टूडेंट। किस तरीके से कर रहा है, हमने डायग्राम के थ्रू देखा कि कैल्शियम जो है पहले वो एक्टिवेटेड होंगे, देन एटीपी कन्वर्टेड इनटू एडीपी, और यहाँ पर मायोसिन हेड के साथ अटैच होते जाएंगे एक्टिन। तो ये कंप्लीट एक ब्रिज बनाएगा जिसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। और इसको रेगुलेट करने में, एक्टिन और मायोसिन की रेगुलेशन, इन दोनों के इंटरेक्शन को रेगुलेट करने में कैल्शियम अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सही है स्टूडेंट। तो ये सवाल था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पहला। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जो पहला है वो रीजनिंग है, यानी WH है, रीजन पूछा गया है फ्रॉम चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट। सही है स्टूडेंट। तो आंसर को अपने पास अच्छे से नोट डाउन कर लो, इस डायग्राम को भी एक बार ड्रॉ कर लो ताकि आपको टॉपिक याद रहे। अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब स्टूडेंट, अब हमारे पास इसी चैप्टर का जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है डिफाइन जॉइंट्स, नेम टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो हमने डिफाइन करना है जॉइंट्स को, और ये सवाल शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हर बार पूछा जाता है कि जॉइंट्स क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट बताएं, या एटलीस्ट जॉइंट्स के नेम बताएं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2025 में, 2025 में भी ये सवाल एज इट इज पूछा गया था। अब अगर हम इसके आंसर को देखें तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे किसको, जॉइंट्स को, क्योंकि सवाल में पूछा गया है डिफाइन जॉइंट। तो पहले आपने जॉइंट को बताना है और सिर्फ जॉइंट की टाइप्स जो है उनके नेम बताने हैं। सही है।
तो अगर हम जॉइंट्स को बनाएं, सो द जॉइंट्स आर द प्लेस, जॉइंट वो जगह है इन द बॉडी, बॉडी में, वेयर टू और मोर बोन्स मीट और कम टुगेदर, या आप कह लो कनेक्टेड, जहां पर दो बोन्स कनेक्टेड होती हैं, उन बोन्स को कनेक्ट रखने वाला जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड द जॉइंट। अब हमारी रेस्ट में यहाँ पर एक बोन है, ठीक है, और एक बोन हमारे ऊपर हथेली में है, हमारे फिंगर्स में है। तो इन दोनों को जिस चीज ने कनेक्ट करके रखा है, अटैच करके रखा है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट। वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट? जॉइंट है, सही है। अच्छा, आगे लिखा है दे हेल्प इन मूवमेंट एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्केलेटन। अब ये जॉइंट होते क्यों हैं? जॉइंट सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट। अब ये जो हम अपने रेस्ट को मूव कर पाते हैं इजिली, कैसे? जॉइंट की बदौलत। जॉइंट है तभी मूव कर पा रहे हैं। क्या ये वाली हड्डी को बेंड किया जा सकता है? ये वाले बोन को बेंड किया जा सकता है? नहीं, सिर्फ हम यहाँ से मूव कर रहे हैं या उसको बेंड कर रहे हैं, सही है। हाउ? जॉइंट की वजह से। जॉइंट यहाँ पर है, इस वजह से हम इसको मूवमेंट दे पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हमारी बॉडी में, हमारे पूरे स्केलेटन सिस्टम में, पूरे स्केलेटन में अगर जॉइंट्स नहीं होता तो हमारी बॉडी कैसे अकड़ी हुई रहती, सही है ना, हम चल पाते, ना फिर पाते, ना मूव कर पाते। तो हमारी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लचक है, वो इसी जॉइंट्स की वजह से है। सो जॉइंट हमारी बॉडी को मूवमेंट फराहम करती है और जॉइंट हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम को फ्लेक्सिबिलिटी फराहम करती है। सो हमारी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, हम इतने फ्लेक्सिबल हैं, मूव कर पाते हैं, सही है, तो झुक पाते हैं, उठ पाते हैं, क्यों? ये जॉइंट्स का कमाल है, जॉइंट्स की वजह से है, सही है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ जॉइंट की, तो जॉइंट कभी भी एक तरीके का नहीं होता, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट है। हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम में, हमारी पूरी बॉडी में मुख्तलिफ जॉइंट्स मौजूद हैं, सही है। तो सबसे पहला जॉइंट है हमारे पास फिक्स्ड, जिसको हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट, यानी ऐसा जॉइंट जो कि जॉइंट तो है लेकिन ये इमूवेबल है, मूव नहीं कर सकता, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है स्कल, सही है। तो जो हमारा स्कल है, हमारी खोपड़ी है, वो उसमें भी जॉइंट्स मौजूद है, लेकिन क्या वो मूव कर सकता है? अच्छा, हम मूव कर रहे हैं, ये तो हमारी नेक मूव कर रही है, हमारी गर्दन मूव कर पा रही है, नेक में जो जॉइंट है, जो बोन है, वो मूव कर पा रही है। हमारा स्कल मूव कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ये इमूवेबल जॉइंट है, सही है। दूसरी टाइप है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, यानी कि ऐसा जॉइंट जो कि बिल्कुल इमूवेबल तो नहीं है, लेकिन ये इमूवेबल भी नहीं है, यानी ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मूव कर सकता है। यानी अगर हम इसको ज्यादा फोर्सफुली मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट सकती है, बोन्स, सही है, ये जॉइंट, ये बोन टूट सकती है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? हमारे वर्टिब्रल कॉलम का जो पार्ट है, हमारे वर्टिब्रल का कुछ हिस्सा है जो हम मूव कर सकते हैं। तो जैसे हम बेंड होते हैं, हमारी बैक बेंड होती है, पीछे साइड आगे साइड, तो वो एक लिमिट तक होती है, पूरा बेंड तो नहीं हो पाते ना हम। तो ये मूवेबल है लेकिन स्लाइटली मूवेबल है, सही है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारी बैकबोन, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी बैकबोन में वर्टिब्रल कॉलम है, उसका कुछ पार्ट जो है वो स्लाइटली मूवेबल है, हम उसको इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट पे आके कंप्लीटली मूव नहीं कर सकते, वरना फिर वो टूट सकती है ना। तो ये स्लाइटली मूवेबल है, सही है। अच्छा, लास्ट में हमारे पास टाइप है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, और इस फ्रीली मूवेबल जॉइंट को हम साइनोवल जॉइंट्स भी कहते हैं, नाम याद रखिएगा। फ्रीली मूवेबल जॉइंट को हम साइनोवल जॉइंट भी कहते हैं। और फ्रीली मूवेबल जॉइंट, डिफरेंट जॉइंट्स हमारी बॉडी में है जो कि फ्रीली मूवेबल है। जैसे हमारी रेस्ट की जो जॉइंट है वो फ्रीली मूवेबल है, साइनोवल जॉइंट है। इसके अलावा हमारे शोल्डर में जो जॉइंट है वो हमारे पास क्या जॉइंट है स्टूडेंट? फ्रीली मूवेबल है, यानी साइनोवल है। इसके अलावा हमारे आर्म्स के अलावा आर्म है, शोल्डर जॉइंट है, रेस्ट जॉइंट है, हमारे नीज, हमारे घुटने, जो हम नीज इजिली अपने पैर को फोल्ड करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, तो कैसे कर पा रहे हैं? फ्रीली मूवेबल जॉइंट की वजह से, यानी साइनोवल जॉइंट की वजह से, सही है। तो इसी के साथ साथ बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट? साइनोवल जॉइंट है, यानी फ्री मूवेबल जॉइंट है। अब ये जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है डिफरेंट है, जैसे हमारी रेस्ट है, नीज है, बाल एंड सॉकेट है, तो ये तमाम जॉइंट्स फ्रीली मूवेबल है, हम इसको इजीली मूव कर पाते हैं, इजीली बेंड कर पाते हैं। सो ये हमारे पास क्या है? साइनोवल जॉइंट है, सही है। कुछ हमारे पास स्लाइटली मूवेबल होते हैं, इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारा वर्टिब्रल कॉलम है,
और एक होता है फिक्स्ड यानी इमूवेबल जॉइंट, जिनको मूव बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, जैसे कि हमारा स्कल। सही है, तो जॉइंट है क्या? जॉइंट वो पॉइंट है, वो हिस्सा है जहां पर दो बोन्स कनेक्ट हो रही हैं, दो बोन्स आपस में मीट कर रही हैं, उनको फ्लेक्सिबिलिटी फराहम करना और मूवमेंट फराहम करना, ये काम होता है जॉइंट का। सही है स्टूडेंट, जॉइंट का सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इस चैप्टर से जॉइंट का सवाल जरूर पूछा जाता है, तो इसको मार्क कर लो, अपने पास नोट डाउन कर लो। अच्छा, हो सकता है कि ना सिर्फ आपसे टाइप्स पूछी जाए, टाइप्स के साथ साथ एग्जाम्पल भी पूछी जा सकती है कि आपने फिक्स इमूवेबल जॉइंट जो है उसके एग्जाम्पल बतानी है, तो उसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हमारा स्कल। ठीक है, स्लाइटली मूवेबल में वर्टिब्रल कॉलम, फ्रीली मूवेबल में हमारा रेस्ट, नीज, बाल एंड सॉकेट, ये आप साइनोबल जॉइंट्स में इजीली लिख सकते हो। सही है, तो ये था हमारे पास दूसरा सवाल इस चैप्टर का। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 16, सपोर्ट एंड मूवमेंट। नाउ स्टूडेंट, थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, उसमें लिखा है skeletal disorders of men or note of spondylosis and sprain। तो हमने क्या बताना है? skeletal disorders of men बताना है। skeletal disorder में दो सबसे ज्यादा कॉमन डिसऑर्डर्स हैं और वो हमारे पास स्पेंडोलाइसिस और स्प्रेन है। अच्छा, सवाल में ना और करके लिखा है, समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने स्केलेटल डिसऑर्डर ऑफ मेन बताना है, तो अगर आपको ये दोनों याद है तो आप ये दोनों लिख लो, अगर कोई और याद है तो वो भी लिख लो। ठीक है, लेकिन अगर सवाल में क्लियरली मेंशन हो कि आपने यही दोनों बताना है तो आपने ऑफ कोर्स यही बताना पड़ेगा। बाज दफा पेपर में इनके ऊपर शॉर्ट नोट आता है इंडिविजुअल, यानी सेपरेट एज अ शॉर्ट नोट पूछा जाता है, या तो कोई एक पूछा जाएगा या चॉइस दे दी जाएगी। तो हम दोनों को अच्छे से समझ के पढ़ेंगे ताकि हम कोई भी पूछा जाए इजीली बता सके। सही है, अच्छा ये सवाल 2024 और 2025 में आ चुका है, तो पेपर में अक्सर आपको देखने को मिलेगा अमूमन या तो एज अ शॉर्ट नोट या तो डायरेक्ट पूछा जाएगा स्केलेटल डिसऑर्डर ऑफ मेन बताएं, या डिफाइन द स्केलेटल डिसऑर्डर ऑफ स्पेंडोलाइसिस, या सिर्फ स्केलेटल डिसऑर्डर ऑफ स्प्रेन, इस तरीके से पूछा जा सकता है। सही, तो ये दोनों मोस्ट कॉमन मोस्ट रिपीटेड हैं। सही है, तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें स्प्रिन को, स्प्रिन क्या होता है, तो जैसे कि सवाल में लिखा है डिसऑर्डर है, कौन सा डिसऑर्डर है? स्केलेटल डिसऑर्डर है। So a sprain is an injury caused by overstretching or tearing of ligament। So आपको पता है कि हमारे स्केलेटल सिस्टम में ना सिर्फ बोन्स हैं, ना सिर्फ जॉइंट्स हैं, बल्कि हमारे स्केलेटल सिस्टम में दो चीजें और भी हैं, कार्टिलेज और लिगमेंट्स। लिगमेंट्स प्लेस क्रूशियल रोल, लिगमेंट मूवमेंट और सपोर्ट में अपना क्रूशियल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अगर इस लिगमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ऑफ कोर्स पूरा स्केलेटल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। सही, सो एस्पिरिन क्या है कि जब हमारे लिगमेंट्स ओवर स्ट्रेच हो जाए, जैसे जिसको हम सादा और आसान अल्फाज में कह सकते हैं बोन्स में खिंचाव आ जाना या मोच आ जाना। सही है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि अचानक आपकी कोई हड्डी मुड़ जाती है, चलते चलते आपको अब अगर चोट लग जाए तो आपका पैर या हाथ बोन्स खिंचने लगती हैं। ठीक है, तो ये जो खिंचाव है, ये जो आप ये कह लो कि मोच जिसको हम कह रहे हैं, खिंचाव जिसको कह रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं स्प्रेन, यानी कि ओवर स्ट्रेचिंग या टेयरिंग ऑफ लिगमेंट्स। हमारे बोन्स में मौजूद जो लिगमेंट्स हैं, ये लिगामेंट्स जब स्ट्रेच हो जाते हैं, ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, तो वो स्प्रिन कहलाते हैं। अच्छा, अराउंड अ जॉइंट, अब ये लिगामेंट्स कहाँ मौजूद होते हैं? ये लिगामेंट्स बेसिकली हमारे जॉइंट्स के अराउंड मौजूद होते हैं। अब चूंकि जॉइंट क्या है, जॉइंट कनेक्ट करता है एक बोन को दूसरी बोन के साथ, जॉइंट प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट। तो जब आपने देखा है, जब हम ज्यादा फोर्सफुली किसी एक स्पेसिफिक बोन में ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो उनके लिगामेंट्स स्ट्रेच हो जाते हैं, बोन्स में हमारी मोच आ जाती है। तो वही स्ट्रेच, वही ओवर स्ट्रेचिंग या वही टेयरिंग लिगामेंट्स में, कौन से लिगामेंट्स में? जो जॉइंट्स के अराउंड है, उसी को हम स्प्रिन कह रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, आगे लिखा है यूजुअली ड्यू टू सडन मूवमेंट। अब ये लिगामेंट्स में ओवर स्ट्रेचिंग होती क्यों है, ये टेयरिंग होती क्यों है लिगामेंट्स की, यानी लिगामेंट्स में ओवर स्ट्रेचिंग होना या टेयरिंग होना क्यों होता है?
तो इसका रीजन है सडनली, आप ये कह लो यूजुअली जो इसका रीजन बनता है वो सडन मूवमेंट से बनता है, अचानक मूवमेंट करना। आपने देखा होगा जैसे आप एक ही पोजीशन में काफी देर तक बैठे हुए हो, जब आप अचानक से उठते हो, सडन उठते हो, मूव करते हो, तो आपको एक खिंचाव, एक फौरन से स्ट्रेचिंग महसूस होती है, जिसको हम कहते हैं नस मुड़ गई है या मोच आ गई है, बैक में मोच आ जाती है, नेक में मोच आ जाती है, ठीक है, कभी कभी बाजू दुखने लगता है, स्ट्रेच हो जाते हैं हमारे बोन्स। तो एक लंबे पोजीशन तक आपकी बोन्स, आपके जो स्केलेटन है, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो रिलैक्स में था। जैसे ही आपने अचानक कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आए आपके मसल्स, तो अचानक स्ट्रेच हो गए, सही है। तो सडन मूवमेंट की वजह कर भी ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है। इसके अलावा ट्विस्टिंग, सही है, जैसे आपकी नस मुड़ गई है, ट्विस्ट हो गई है, ट्विस्टिंग, बार बार आप जो है कोई काम कर रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, आपके बोन्स पेन होना शुरू हो गया, सही है, तो जो मुड़ जाती है नस, इसको हम कहते हैं ट्विस्टिंग, सही है। इसके अलावा फॉलिंग, या तो आप गिर गए हो सीढ़ी से, तो फिर आपको बहुत ज्यादा बोन्स में पेन हो रहा है, आपके लिगामेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गए गिरने की वजह से। सो सडन रीजन है, सडन मूवमेंट है, ट्विस्टिंग है और फॉलिंग है। इस वजह कर हमारे लिगामेंट्स, वो वाले लिगामेंट्स जो जॉइंट के एतराफ होते हैं, जब वो ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, उसी को हम स्प्रेन कह रहे हैं। आगे लिखा है इट रिजल्ट्स इन पेन। अच्छा, जब हमारे लिगामेंट्स स्ट्रेच हो जाते हैं, चाहे वो सडन मूवमेंट की वजह करो, चाहे वो ट्विस्टिंग की वजह करो, चाहे वो गिरने की वजह करो, रिजल्ट क्या होता है? एज ए रिजल्टेंट पेन, बहुत ज्यादा तकलीफ होना, सॉइलिंग, बास दफा वो हड्डी सॉइल होना शुरू हो जाती है, एंड डिफिकल्टी इन मूवमेंट, और मूवमेंट करने में डिफिकल्टी होती है, सही है। तो आपने देखा है अक्सर क्या होता है कि हम बैठे बैठे काम कर रहे होते हैं, तो हमारी बैक बोन बहुत ज्यादा पेन करना शुरू हो जाती है, सही है, हमें बहुत ज्यादा सीवियर पेन होना शुरू हो जाता है, सही है। बाज दफा हम जल्दी के चक्कर में एक पोजीशन में बैठे हैं, अचानक से उठते हैं, तो हमारी कोई ना कोई हड्डी स्ट्रेच हो जाती है, कोई ना कोई बोन स्ट्रेच हो जाती है। बेसिकली बोन स्ट्रेच नहीं होती है, जो बोन के जॉइंट्स के अतराफ लिगामेंट्स होते हैं, वो लिगामेंट स्ट्रेच हो जाते हैं, सही है। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, फिर हमें मूवमेंट करने में डिफिकल्टी होती है, सही है। तो हम जब मूव करते हैं, जिस भी जगह पेन हो, तो उसमें बहुत ज्यादा मजीद पेन बढ़ता है, मूवमेंट करने में डिफिकल्टी होती है, सही है। सो ये सारे क्या है, बेसिकली रिजल्ट है, सही है, स्ट्रेचिंग, ओवर स्ट्रेचिंग और ओवर टेयरिंग के, सही है। अच्छा, टेयर का मतलब लुघवी मायने जो टेयर के हैं, अगर हम इंग्लिश के वर्ड में देखें, तो उसका मतलब होता है टेयरिंग, मतलब फाड़ना। तो इससे मुराद ये नहीं कि लिगामेंट्स फट जाते हैं, फटते नहीं है, वो खिंच जाते हैं, जिसे हम सादा अल्फाज में कहते हैं पट्ठों का खिंचना, पट्टे खिंच गए। जैसे अगर आपके मान लो कि किसी के बोन्स में बहुत ज्यादा, शोल्डर बोन में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो आपने अक्सर सुना है डॉक्टर कहते हैं कि आपका गर्दन का या आपके शोल्डर के जो पट्टे हैं वो खिंच गए हैं, इसी को हम कह रहे हैं बेसिकली टेयरिंग और ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स, सही है। तो पट्टों का खिंच जाना, नसों का मुड़ जाना या मोच आ जाना, तो ये सब हमारे पास क्या है, बेसिकली स्प्रेन है। ये डिसऑर्डर तो नहीं है, लेकिन ये बेसिकली एक इंजरी है या पेन है, सही है। तो सडन इसके कुछ इसके रीजन है, जैसे सडन मूवमेंट, ट्विस्टिंग, फॉलिंग, और इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, डिफिकल्टी, पेन, ठीक है। तो इसके ऊपर आप एक आराम से शॉर्ट नोट बना सकते हो। दूसरा हमारे पास था स्पेंडोलाइसिस। स्पेंडोलाइसिस इज द डिसऑर्डर, बेसिकली ये डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है। डीजेनरेटिव से मुराद ये है, देखो डी जनरेटिव, जनरेटिव का मतलब होता है जनरेट होना, विच मीन्स कि सेल ग्रोथ होगी, दोबारा जनरेट हो जाएंगे, सही है। लेकिन डीजेनरेटिव से मुराद है कि दोबारा ग्रोथ नहीं हो सकती, जैसे एक एक लिमिट होती है, टाइम होती है, उसके बाद सेल ग्रो नहीं करते हैं, सही है। जब आपने देखा सबसे ज्यादा अच्छे रैपिडली सेल ग्रोथ किसकी होती है, न्यू बॉर्न बेबी की, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी रैपिड ग्रोथ होती है, उनके सेल बहुत अच्छे होते हैं, उनके सेल बहुत एक्टिव होते हैं, क्यों? क्योंकि वो नए सेल होते हैं, फिर वो मजीद ग्रो कर रहे होते हैं, फिर सेल्स मेच्योर होते हैं। अगर इसी को हम कंपेयर करें एक हाई उम्र वाले बंदे से, जिनकी एज बहुत ज्यादा है, तो उनकी सेल ग्रोथ की सलाहियत अब कम होते होते खत्म हो जाती है एक टाइम पे आके, सही है। तो वो डीजेनरेटिव की तरफ चले जाएंगे। तो डीजेनरेटिव मींस कि अब वो जनरेटिंग नहीं होंगे, वो सेल की ग्रोथ नहीं होगी, वो जनरेट नहीं होंगे। तो इसी तरीके से स्पॉन्डिलोलाइसिस डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है। अब किसका डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है? स्पाइन का।
तो स्पाइन का आपने नाम सुना है, जब स्पाइन डीजेनरेट हो जाएंगे, डीजेनरेटिव हो जाएंगे। अब ये होता क्यों है? कॉज्ड बाय एजिंग, एजिंग की वजह से, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है अब वो डीजेनरेटिव हो रहे हैं। सो लीडिंग टू द स्टफनेस, होता क्या है फिर ये स्टफनेस की तरफ चला जाता है, पेन की तरफ चला जाता है, एंड रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द नेक और बैक, नेक और बैक। अब आपने एक और चीज देखी होगी, आपने नोटिस किया होगा आपके घर में अगर कोई ऐसे बंदे हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव में हो सकते हैं, कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि उनकी बैक में बहुत ज्यादा पेन रहता होगा, सही है, या उनको बहुत ज्यादा टफनेस महसूस होती होगी, उनकी उनकी हड्डियों में, आप वो कह लो ना कि वो उनकी हड्डियों में, उनके बोन्स में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही। अब एक जवान बंदा अगर आप देखो तो वो काफी फ्लेक्सिबल होगा, कोई बच्चा देखो कितना फुर्तीला होता है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, बदड़ कर रहा है, कैसे वो फ्लेक्सिबल है ना, उसकी हड्डियां, वो मजे से इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। लेकिन एज कम्पेयर टू ऐसा पर्सन, ऐसा बंदे जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनकी एज हो चुकी है, तो आपने देखा है बड़े आहिस्ता आहिस्ता से वो चलते हैं, सही है, बड़ी मुश्किल होती है उनको। क्यों? क्योंकि अब उनके सेल्स जो हैं वो मेच्योर नहीं है, अभी उनके सेल्स जो हैं वो बिल्कुल अब ग्रोथ में नहीं है, उनके सेल्स जितने ग्रो करने थे, जितनी ग्रोथ थी वो हो चुके हैं। तो इसी तरीके से बोन्स की एक टाइम पे आके फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट्स की एक टाइम पे आके फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो फिर क्या होती है उसमें स्टफनेस आ जाती है, सख्ती आ जाती है। तो नोटिस किया हो अगर आपने कभी कि उनके फिर बैक बोन में काफी दर्द रहता है, वो ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते हैं, सही है, वो ज्यादा झुक के कोई काम नहीं कर सकते, उनके लिए झुकना उठना मुश्किल होता है, उनके घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है, उनकी कमर में ज्यादा दर्द रहता है, उनके गर्दन में ज्यादा दर्द रहता है, ज्यादा खिंचाव रहता है। क्यों? क्योंकि अब वो डीजेनरेटिव की तरफ जा चुके हैं, स्पाइन डीजेनरेटिव हो चुके हैं, विच मीन्स कि अब वो टफनेस की, पेन की तरफ जाएंगे, तो रिड्यूस होती जाएगी फ्लेक्सिबिलिटी, और नेक और बैक में ज्यादा पेन रहेगा, सही है। सो ये होता है स्पॉन्डिलोलिसिस, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जबकि स्प्रेन जो है वो एक इंजरी है जो कि ओवर स्ट्रेच। अच्छा, स्प्रेन का ना एज से कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पर ओवर स्ट्रेचिंग है। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई यंग है तो उसके बोन्स या उसके लेगमेंट अनस्ट्रेच नहीं होंगे या ओवर स्ट्रेचिंग नहीं होगी, हो सकती है। आप ज्यादा देर बैठ के कोई काम करो, अचानक से खड़े होगे तो आपकी कमर में भी जोर पड़ेगा, आपको भी तकलीफ होगी, आपके भी लेगमेंट्स ओवर स्ट्रेच हो जाएंगे या वो टफनेस महसूस करेंगे, तो उसको फिर रिलैक्स होने, फिर फ्लेक्सिबिलिटी आने में ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, राइट। सो इसका जो ताल्लुक है वो एज लिमिट से नहीं है, जबकि ये एजिंग की वजह कर होता है। अगर हम देखें सो द कॉज्ड बाय द एजिंग, एजिंग की वजह कर, क्योंकि ये डीजेनरेटिव है, ये डिसऑर्डर है, और ये एक ऐसी कंडीशन है, इंजरी है, जिसमें आप ये कह लो कि आपके लिगामेंट्स, वो लिगामेंट्स जो जॉइंट के ज्यादा करीब है वो ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, खिंचाव आना, मोच आना, पट्टों का दुख जाना, ये पट्टों का खिंच जाना, दैट इज कॉल्ड, सही है। सो ये हमारे पास दोनों क्या है, बेसिकली डिसऑर्डर्स हैं, या एक आप ये कह लो कि एक कंडीशन है स्केलेटल डिसऑर्डर्स की, या पेन है जो कि हमें अक्सर देखने को मिलता है। तो इन दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट, इन दोनों के ऊपर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है सवाल, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अब हम बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट, इस चैप्टर का हमारे पास जो एक लॉन्ग सवाल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छा, ये सवाल 2024 और 2025 के पेपर में एज इट इज पूछा जा चुका है, सही है। सबसे पहले सवाल में देखते हैं क्या लिखा है, एक्सप्लेन द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल स्केलेटल कॉन्ट्रैक्शन। स्केलेटल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो मॉडल पेश किया गया था, जिसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, वो मॉडल आपने एक्सप्लेन करना है। अगर हम बात करें स्केलेटल कॉन्ट्रैक्शन की, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की, अच्छा, सवाल में स्केलेटल कॉन्ट्रैक्शन भी लिखा हुआ आ सकता है या मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन भी लिखा आ सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सही है। तो आपने सिर्फ फोकस रखना है मॉडल ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट पे, सही है। अब ये मॉडल है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि मसल किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, स्लाइड करेगी फिलामेंट्स को। तो अभी हमने क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन की देखा था ना, कि जो फॉर्मेशन हो रही थी तो उसमें हमने देखा था कैसे एक्टिन मायोसिन आपस में अटैच हो रहे थे, इंटरेक्ट कर रहे थे, और फिर उनको कैल्शियम रेगुलेट कर रहा था। तो उसी मॉडल की बात की जा रही है, उसमें फिलामेंट्स उसमें स्लाइडिंग कर रहे थे, सही है। फिलामेंट कौन से? एक्टिन मायोसिन, सही है। अब अगर हम बात करें इस मॉडल की, सो दिस मॉडल या द मॉडल ऑफ
sliding filament explain that muscle contraction occur when thin filament actin slide over thick filament myosin. अब यहाँ पे गौर करो कि दो फिलामेंट की बात की गई है, एक हमारे पास है एक्टिन फिलामेंट और एक है मायोसिन, जो कि मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया. सो एक्टिन फिलामेंट जो है ये थोड़े से थिन फिलामेंट होते हैं, बारीक फिलामेंट होते हैं, जबकि मायोसिन थोड़ा सा थिक फिलामेंट होता है. तो ये दोनों फिलामेंट, थिन और थिक फिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन, ये दोनों क्या करेंगे, स्लाइड होंगे, यानी स्लाइडिंग करते हुए जाएंगे, कॉजिंग द स्कॉर्मर, जो हमारे पास शॉर्टन है, यानी जो मसल की आप ये कह लो, मसल की जो कंपोजिशन है उसके स्ट्रक्चर में जब स्कॉर्मर की शॉर्टन होगी तब ये स्लाइडिंग करेंगे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट, while the length of the filaments remains unchanged. जबकि जो इनकी लेंथ होगी स्टूडेंट वो वैसी रहेगी, वो अनचेंज नहीं होगी, यानी इनकी जो लेंथ है मायोसिन की, सही है, और जो एक्टिन की, अब यहाँ पर हमारे पास एक्टिन है, सही है, मायोसिन है, और यहाँ पे ये एटीपी को भी आगे यूज करेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगी, इनकी लेंथ में ये अनचेंज रहेंगे, इनकी लेंथ इतनी रहेगी, जबकि ये स्लाइडिंग होंगे, स्लाइड करेंगे, स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, लेकिन लेंथ में फर्क नहीं आएगा, लेंथ अनचेंज रहेगी. तो यही मॉडल कहलाता है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल. स्लाइडिंग फिलामेंट नाम क्यों रखा है, क्योंकि इसमें दो फिलामेंट्स हैं, एक एक्टिन है एक मायोसिन है, एक्टिन थोड़ा थिन है, मायोसिन थोड़ा थिक है, और ये दोनों स्लाइड करेंगे. जब स्कॉर्मर की शॉर्टनेस होगी तो ये दोनों स्लाइडिंग करेंगे, जबकि इनकी लेंथ अनचेंज होगी, लेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा. अगर हम बात करें ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि आगे लिखा है मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन की, स्केलेटल कॉन्ट्रैक्शन की, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होगा. सो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में कैल्शियम आयंस आर रिलीज्ड, कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, मैंने बनाया था ना इस तरीके से, कैल्शियम आयंस है ये, सही है, दैट इज दी कैल्शियम आयंस, और ये कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, एक्टिन मायोसिन यहाँ से अटैच होगा और यहाँ से एटीपी भी आ रही होगी, कैल्शियम बाइंड टू द ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन स्ट्रक्चर के साथ कैल्शियम बाइंड होंगे, वेरी फर्स्ट कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, फिर ये बाइंड होंगे ट्रोपिन के साथ, मायोसिन हेड अटैच टू द एक्टिन पोलेट इनवर्ड यूजिंग एटीपी. अब मायोसिन मैंने यहाँ बनाया है, मायोसिन अटैच है एक्टिन के साथ, एक्टिन फिलामेंट के साथ, और एटीपी की तरफ अपने आप को पुल करेगा, खींचेगा, ताकि एटीपी इस्तेमाल की जा सके, सही है. These repeated action shorten the muscle fiber, और ये repeated action muscle fiber को short करेगा, यानी ये इसी तरीके से फिलामेंट मुसलसल इस्तेमाल होते रहेंगे, और यहाँ पर कंप्लीट स्लाइडिंग फिलामेंट मुकम्मल होगी. स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल होती क्यों है, सवाल ये बनता है. स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल होता इसलिए ताकि यहाँ पे क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हो सके, सही है. तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में कैल्शियम बड़ा जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम जब होगा तो वो एक्टिन और मायोसिन दोनों की रेगुलेशन को, इनके जो इंटरेक्शन है उनको रेगुलेट करेगा, सही है. तो यहाँ पर जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पेश की गई थी, वो फिलामेंट मॉडल पेश की गई थी ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, और ये क्यों पेश की गई थी, ताकि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया जा सके, सही है. अच्छा, सवाल में ना बाज दफा सिर्फ स्लाइडिंग फिलामेंट पूछा जाता है, बाज दफा स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के साथ ही क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन भी पूछा जाता है, कि जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन है वो कैसे फॉर्मेट होगी, तो ये भी पूछा जाता है सवाल में. तो या तो सवाल मर्ज करके भी आ सकता है या सेपरेट सेपरेट भी आ सकता है, सही है स्टूडेंट. तो इस लॉन्ग सवाल में हमने डिटेल में समझा स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को, और ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पेश किया गया था बेसिकली किसके लिए, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए. स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल से क्या मुराद है कि यहाँ पर फिलामेंट स्लाइडिंग करेंगे, स्लाइड होंगे, स्लाइड इसलिए होंगे ताकि वो कैल्शियम को इस्तेमाल करते हुए एटीपी को इन्वर्ट क्या करें, खींचे, इस्तेमाल करें, और इस तरीके से जो इनका स्ट्रक्चर है मसल का, उसकी कॉन्ट्रैक्शन में इसको रिपीटेड एक्शन में शॉर्टन कर सके मसल फाइबर को. यानी अगर हम इसको आसान और सादा अल्फाज में कहें तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में दो फिलामेंट इस्तेमाल हो रहे हैं और दोनों स्लाइड कर रहे हैं, सही है. स्लाइड क्यों कर रहे हैं, ताकि वो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कर सके, सादा सादा अल्फाज में हम ये कहेंगे, सही है. अच्छा, तो यहाँ पर अगर फिलामेंट पूछा जाए कौन कौन से फिलामेंट है, एक्टिन और मायोसिन,
मायोसिन थिक होता है, एक्टिन थिन होता है। सही है, एटीपी इस्तेमाल होगी, भरपूर इस्तेमाल होगी, और यहाँ पर कैल्शियम आइंस भी इस्तेमाल होंगे, क्योंकि कैल्शियम आइंस क्या करते हैं, कैल्शियम आइंस इंटरेक्शन ऑफ मायोसिन और एक्टिन को रेगुलेट करते हैं और साथ ही साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट मॉडल, और इसके साथ ही मैंने एक और सवाल भी बताया जो कि था क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन का। ये भी इसके साथ लग के भी पूछा जा सकता है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। क्रॉस ब्रिज के डायग्राम भी पूछी जाएगी, तो अगर सवाल पूछा जाए तो डायग्राम जरूर बनाइएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। हमारा चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट खत्म हो गया, इसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को, अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।